अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको बायोलॉजी के किसी चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्व नोट्स चाहिए या इसके अलावा आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कोई हेल्प चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे या आपको सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा चैप्टर है आज का एंजाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स जो है ये क्या है, ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्पीड अप करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंजाइम्स जो कि यूजुअली एक्सेलरेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। अब हम कहेंगे कि एंजाइम्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में एंजाइम्स का होना बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये बायोकेमिकल जो हमारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उसमें जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके अलावा जो है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये उन रिएक्शंस को फास्ट करते हैं ताकि जल्दी से सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और जल्द अज जल्द रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो। ये किसी भी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो है उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको तेज़ करते हैं। और अगर बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो होंगे तो स्लो जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो लाइफ को सस्टेन नहीं रख सकते। मतलब कि लाइफ जो है वो उनके उनके ऊपर जो है लाइफ पूरी नहीं हो सकती। बायोकेमिकल रिएक्शन अगर स्लोली स्लोली अपना वर्क शुरू कर देंगे, अगर एंजाइम ना होते तो बायोकेमिकल रिएक्शन स्लोली काम करते और लाइफ सस्टेन नहीं थी, लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होने हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्लो डाउन होता ये प्रोसेस, एंजाइम्स ना होते, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करते तो डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन होता और ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं रह पाती। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म ऐसा केमिकल रिएक्शन है बॉडी के सेल्स के अंदर जो कि फूड को चेंज करता है एनर्जी में। मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन, तमाम केमिकल रिएक्शंस का जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके सम को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये पाया जाता है और लाइफ को सस्टेन रखता है, यानी कि लाइफ को उस काबिल बनाता है जो जो कि ज़िंदगी के लिए जो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ये पूरा उतर सके। तो मेटाबॉलिज्म के दो सब सेट्स हैं, दो में इसको डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म ऐसे जो है वो कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस को, कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है और ब्रेक डाउन करवाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की इनटू सिंपलर वन। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं और सिंपल में चेंज हो जाते हैं। इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल में है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें फूड यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो टूट कर वो किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O वाटर में, और एनर्जी जो है वो हासिल होती है। इसके साथ ही आप बॉक्स में उन्होंने एग्जांपल दिया है ह्यूमिंग बर्ड्स की। ह्यूमिंग बर्ड जो है उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। जो है हम किसी भी एनिमल्स में देखें तो ह्यूमिंग बर्ड्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से इसको ज़रूरत होती है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए वो खाता रहता है और फूलों से वो नेक्टर जो है वो चूसता रहता है। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं सिंपलर वन से। कैटाबॉलिज्म में टूट रहे थे कॉम्प्लेक्स और सिंपलर बन रहे थे। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं सिंपलर वन से और इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो देखें जुड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जॉइन होते हैं और जॉइन होकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको ग्लूकोज कहते हैं, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके। ऑक्सीजन जो इसमें प्रोड्यूस होती है वो एज बाय प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस, जिसमें प्रोटीन्स बनती हैं जब अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको पहले भी बताया है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, और बगैर इनके
जो जो है कि वो बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, वो इस प्रोसेस में जो है हर्ज नहीं हो जाते, एंजाइम कंज्यूम नहीं होते, बगैर कंज्यूम हुए वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। मोस्टली एंजाइम जो है वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को मिलियन टाइम्स फास्टर देन अगर हम उसको देखा जाए अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस के मुकाबले में। आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम की, एंजाइम किस तरह के होते हैं, उनमें क्या खसूसियत पाई जाती है। एंजाइम्स जो है वो केमिकल नेचर होते हैं, एंजाइम जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स हैं और टिपिकली ये सर्टेन 200 से लेके 1000 अमाइनो एसिड्स पर कंसिस्ट करती हैं। इनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है, एंजाइम जो है उसमें 3 डायमेंशनल उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है। इधर अगेन जो है वो बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर राइबोजाइम। तो कुछ आरएनए मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम्स और ऐसे आरएनए को कहते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम प्राइमरीली जो है वो राइबोसोम्स के अंदर ही पाए जाते हैं ऐसे एंजाइम्स, और यूजुअली ये फाउंड होते हैं स्पेसिफिक वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह में। जी, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे थे कि एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ही अलाउ करता है कि एक्टिव साइट वो बनाए जिसके साथ जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाए। नेक्स्ट है एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी उनमें पाई जाती है। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने रिएक्शंस में, जिसको वो कैटालाइज कर रहे हैं, जिसको वो फास्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं उस सबस्ट्रेट को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंजाइम अमाइलेज है, तो वो स्पेसिफिकली कैटालाइज करता है, फास्ट करता है और ब्रेक डाउन करवाता है स्टार्च की इनटू सिंपल शुगर में। नेक्स्ट है कि कुछ एंजाइम इंट्रासेलुलर भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है वो सेल के अंदर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन किधर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाया जाता है, यानी कि सेल का बेसिकली सेल में देखें तो उसके अंदर ये ऑर्गेनली पाई जाती है। तो इस वजह से ये इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है विद इन द सेल काम कर रहे हैं। जबकि ऐसे एंजाइम जो कि आउटसाइड द सेल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं, जैसे कि एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ स्टमक वॉल्स। जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन है, सेल के अंदर नहीं है, लेकिन उस स्टमक की वॉल के अंदर उसके सेल्स जो है वो कुछ एंजाइम सेक्रेट कर रहे हैं ताकि फूड की डाइजेशन स्टमक के अंदर जो है वो अच्छे से हो जाए। तो ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं कि वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। होपफुली कि आपको इसमें डिफरेंस जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो है वो कोफैक्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। आप कोफैक्टर्स किसको कहते हैं देखते हैं। बहुत से एंजाइम्स को जो है वो रिक्वायर होता है एक एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि फुली एक्टिव हो, और ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को कहते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर की 2 टाइप है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को उन्होंने 2 में डिवाइड किया है, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है इनमें इंक्लूड्स होते हैं मेटल आयंस जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम आयन वगैरह। अब इनको 2 में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड हुए होते हैं, इनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इनके एग्जांपल में आते हैं विटामिन और हीम ग्रुप वगैरह। कोएंजाइम्स की बात करें तो ये एंजाइम्स के साथ लूजली बाइंड होते हैं और मे बी के ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस। इनके एग्जाम्पल में आते हैं कुछ विटामिन और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और NAD और NADP। अब कुछ एंजाइम्स एक्शन जो है वो इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं। मल्टीपल एंजाइम वर्क करते हैं एक सीक्वेंस में और एक सीरीज ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर एंजाइम्स जो है सीरीज के अंदर वो कैटालाइज हो रहा होता है, एक स्पेसिफिक स्टेप में रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। रिएक्शन के स्पीड अप होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो पास होती है नेक्स्ट एंजाइम के पास ताकि फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो सके। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम 1 बाय 1 अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा है कि इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम जो है वो यूज़ होते हैं। अब उनके देख लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फर्स्ट फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च को ब्रेक करते हैं सिंपल शुगर में, और फिर वो इस शुगर इस्तेमाल होती है वाइट ब्रेड बनाने में, बन्स और रोल्स वगैरह बनाने में। तो एंजाइम जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी। पेपर इंडस्ट्री में देखें तो एंजाइम डिग्रेड करते हैं स्टार्च को और उसकी विस्कोसिटी, उसके गाढ़ेपन को लो करते हैं ताकि वो पेपर बनाने में काम आ सके।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। कुछ एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम्स है, तो ये यूज़ होता है कपड़ों के ऊपर अगर कोई प्रोटीन के दाग धब्बे लग जाए तो ये उसको रिमूव करने के, उन धब्बों को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अमाइलेज एंजाइम जो है वो डिश वॉशिंग में यूज़ होता है, ताकि वो जो स्टार्च के रेजिड्यू हैं, जो स्टार्च के दाग वगैरह जो बच गए हैं, उनसे रेजिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, रिमूव करते हैं उन दागों को जो बर्तन वगैरह में लग जाते हैं। इसके अलावा है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी एंजाइम यूज़ होते हैं। कुछ एंजाइम जो है वो डिग्रेड करते हैं स्टार्च को और प्रोटीन्स को और प्रोड्यूस करते हैं सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड या पेप्टाइड वगैरह। और ये तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके। इन सब्सटेंस को इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि यीस्ट है तो उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उससे प्रोड्यूस करवाई जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट, ताकि ह्यूमन के इस्तेमाल में वो आ सकें। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एंजाइम्स जो है उनके पास वन और मोर पॉकेट्स होती हैं, या हम कह सकते हैं क्लेफ्ट, कोई गुच्छे होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, जिनको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कैटालिसिस में। दो मॉडल प्रपोज किए थे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक लॉक एंड की मॉडल साइंटिस्ट ने प्रपोज किया और दूसरा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने 1894 में। इसके अकॉर्डिंग वो कहता था कि एक्टिव एंजाइम जो है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि वो मोल्ड नहीं हो सकती, इधर उधर उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके उसमें बिल्कुल फिट, उसी के हिसाब का प्रिसाइजली फिट होगा, जिससे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को और सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में, और इस तरह से प्रोडक्ट बाद में रिलीज हो जाता है एंजाइम से। इसको उसने लॉक एंड की मॉडल इसलिए कहा था कि ये फिक्स्ड शेप है, कि जैसे एक एक लॉक है, उसको खोलने के लिए एक फिक्स की ही होती है, कोई दूसरी चाबी से वो ताला नहीं खुल सकता, हर ताले की अलग अलग चाबी होती है। इसी तरह वो कहता था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो भी अलग अलग होती है सबस्ट्रेट के लिए, और उसके हिसाब से जो उसकी शेप का होता है सबस्ट्रेट वो आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ये सबस्ट्रेट के आप देख सकते हैं कि इसके जो आगे से दंदे बने हुए हैं, या उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी की है कि वो आके फिट हो जाएगा एंजाइम के साथ। जैसे ही वो आके एंजाइम के साथ ये फिट होता है तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद वो एंजाइम से ऐसे अलग हो जाता है। एक तो ये मॉडल था। नेक्स्ट जो है वो मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल में जो है उसको प्रपोज किया था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने 1958 में। उसके मुताबिक ये मॉडल जो है वो कहता था इसमें एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, जबकि एमिल फिशर ने कहा था कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है। इसने कहा था कि वो फिक्स नहीं है, रिजिड यानी कि सख्त नहीं है। जब सबस्ट्रेट आके किसी भी एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी एक्टिव साइट जो है वो खुद को रीशेप कर लेती है उस सबस्ट्रेट के मुताबिक। जैसे कि ये आपको जो है स्क्रीन पे इसकी डायग्राम नजर आ रही है, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट इस तरह से है, तो सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा। अगर एंजाइम जो है वो इस तरह से है और उसकी एक्टिव साइट है, तो उसके हिसाब से आके जो है वो जब सबस्ट्रेट आके अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ, उसकी एक्टिव साइट क्या हो गई, चेंज हो गई है। यानी पहले वो इस तरह था तो वो फिट नहीं थी, उसने देखा कि सबस्ट्रेट इस तरह का आ रहा है, तो एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम जो है उसमें से जब प्रोडक्ट बनी तो प्रोडक्ट एंजाइम से सेपरेट हो गया। तो ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जी स्टूडेंट्स, तो हमने ये दो मॉडल पढ़े हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल कौन सा है। तो ऑफ कोर्स जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो ज़्यादा एक्यूरेट था, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव साइट जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने कहा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं बल्कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, तो इस वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती थी। एक्टिव साइट जो है वो जैसे ही सबस्ट्रेट जो जिस तरह का आता था वो उस हिसाब से अपने एंजाइम उस हिसाब से अपनी एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता था। तो ज़्यादा अथेंटिक जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल ही था एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, वो देख लेते हैं कैसे, कौन से जो हैं वो फैक्टर्स हैं। तो एंजाइम बहुत ज़्यादा हसास होते हैं इन्वायरमेंट को लेके, अगर देखा जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है
इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए तो वो कौन से ऐसे चेंजेस हैं, कौन सी ऐसे जो है वो फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की हसासियत को असरअंदाज करते हैं। तो एक तो पहला है टेम्परेचर। हर एंजाइम अपने एक मैक्सिमम रेट पे, अपने एक मैक्सिमम जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि ह्यूमन एंजाइम जो है वो बेस्ट अपना वर्क परफॉर्म करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। अब जब अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए एक इस सर्टेन लिमिट से, जो कि किसी भी एंजाइम के काम करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हीट ऐड होने से मॉलिक्यूल में मूवमेंट पैदा होगी, इर्ताश पैदा होगी, वो आपस में जल्दी से वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से क्या होगा कि उनकी जैसे जैसे हीट मिलेगी उनमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, और एंजाइम्स का जो रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर खास हद से ज़्यादा, तो क्या होता है, एंजाइम का मॉलिक्यूल का बांड टूट जाता है और इस तरह से उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं कि क्या हुआ है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि वो तबाह हो गया है। अब जैसे ही उन्होंने आपको डायग्राम इधर ग्राफ से समझाने की कोशिश की है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर 20 टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा 37 डिग्री सेल्सियस पे, ह्यूमन एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो इधर देखें 50 तक बढ़ रहा है, तो फिर उसमें क्या आ गया, जैसे ही वो अबव होना शुरू हुआ है, यहाँ तक उसका पीक पॉइंट था। अब जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना मजीद स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगी और एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीएच। हर एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इन विच दे वर्क। जिसमें वो काम कर रहा होता है, जिस भी जो है वो इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है, जहाँ भी काम कर रहा है, तो एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो होती है उस फ्लूइड के अंदर जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही, जिसको हम कहते हैं उसकी ऑप्टिमम पीएच। अब पीएच जो चेंज होगी तो वो इफेक्ट करेगी आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन को वो अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी और एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। तो वो क्या करती है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देगी या फिर उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से डिफरेंट एंजाइम जो है उनकी डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर वर्क करता है, तो वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, उसकी पीएच 1.5 से 2.0 है। जबकि ट्रिप्सन को अगर हम कहें कि वो इतनी पीएच पे काम करे, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिप्सन काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो बेस्ट वर्क करता है अल्कलाइन मीडियम में। वो एसिडिक मीडियम में वर्क ही नहीं कर सकता, ट्रिप्सन अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। तो इस वजह से ये अल्कलाइन मीडियम यानी कि उसकी पीएच 7 to 8 है, उसमें ये बेस्ट वर्क करता है। थर्ड पॉइंट है जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो वो इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर तमाम एक्टिव साइट जो है एंजाइम्स की वो ऑक्यूपाई होती हैं। इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो मॉलिक्यूल फाइंड नहीं कर सकते फ्री एक्टिव साइट को, और इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, यानी कि तमाम एक्टिव साइट जो है वो फिल्ड है और रिएक्शन रेट जो है वो फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। ऐसे ही इसके ग्राफ में भी आप देखें कि जैसे कि पीएच जो है वो जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो अगर उसकी पेप्सिन की 1.5 से 2.0 है तो वो 2 पॉइंट तक बेस्ट वर्क करेगा। उसके बाद अगर पीएच बढ़नी स्टार्ट हो गई है तो वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने ट्रिप्सन की बताई है कि वो 7 to 8 पीएच के दरमियान में बेस्ट वर्क करता है। जैसे ही 8 से बढ़ना स्टार्ट होगी पीएच तो उसमें वो अपना वर्क छोड़ देगा, बेस्ट वर्क जो है वो नहीं करेगा। ऐसे ही उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो उनमें तमाम एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाई हैं। एक पॉइंट ऐसा हाई सबस्ट्रेट के ऊपर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई है, तो हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट हैं उसमें एंजाइम्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट हैं उसमें सबस्ट्रेट आके जुड़ गए हैं। अब मजीद और कोई फ्री जो है वो एक्टिव साइट्स नहीं है, तो इस स्टेट को हम सैचुरेशन कहते हैं और ऐसे में फिर रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कुछ सब्सटेंस जो है ऐसे होते हैं जिनको हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब ही ये है रोकना। तो टू टाइप्स के होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। अब कम्पिटिटिव इनहिबिशन किसको कहते हैं? ऐसे इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह ही मिलते जुलते होते हैं, वो compete करते हैं उस सबस्ट्रेट के साथ और अटैच हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। जब ऐसे इनहिबिटर एक्टिव साइट से अटैच होते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं और अलाउ नहीं करते कि कोई और सबस्ट्रेट आके उस एक्टिव साइट के साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करती हैं, जो कि बैक्टीरियल एंजाइम्स की होती हैं और अटैच हो जाती हैं बैक्टीरियल एंजाइम के साथ और उसको इनहिबिट कर देती हैं। और अब कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ऐसे एंजाइम इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर नहीं होते, इस वजह से वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं किसी और लोकेशन पे एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैच होके वो अटैचमेंट जो है वो चेंज कर देती है एंजाइम की ओवरऑल शेप को ही, और उसकी एक्टिव साइट की शेप को जो है वो चेंज कर देती हैं। और उसकी एक्टिव साइट जो कि चेंज हो जाती है वो फिट नहीं बैठती उस सबस्ट्रेट के साथ जो आकर उसके साथ अटैच होना होता है, और एंजाइम क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं कैंसर थेरेपी के अंदर। होपफुली कि आपको कॉम्पिटिटिव और इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की समझ जो है वो बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर शॉर्ट वे में मैं आपको बताऊं तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं कि जो आके बिल्कुल जो है एंजाइम्स के साथ जो है उसकी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट के साथ, जो सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ना होता है, वो बिल्कुल उसी तरह की शेप जो है वो ले लेते हैं और उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसने बिल्कुल जो है वो उसकी जैसी जो है वो शेप ले लेते हैं और उसके साथ आके वो अटैच हो जाते हैं और इनहिबिट कर देते हैं उसकी जो है वो दूसरी कम्पिटिटिव इनहिबिटर आके एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया है, और अब दूसरा जो है वो इसके साथ आके उसकी शेप का इधर अटैच नहीं हो सकता जो सबस्ट्रेट है। और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो अपनी शक्ल को उस तरह नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो आके किसी और साइड पे आके जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ जाते हैं और उसको जो है सबस्ट्रेट जो है वो फिर अटैच नहीं होता है उस एंजाइम के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा जो है वो कंप्लीट टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स के ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 एंजाइम की जो एक्सरसाइज है इसकी सॉल्व वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी, वो उसको भी आप देख लें। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और डिटेल्ड सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अलावा आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स के हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स को डिटेल से इसी तरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।